अप्सरा बनी गरीब की बहू। एक बार स्वर्गलोक की अप्सराओं में मुख्य अप्सरा बनने की प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता में विजेता चुने जाने का मुख्य पैमाना किसी भी अप्सरा की सुंदरता होनी चाहिए। मैं इस पूरे स्वर्गलोक में सबसे अधिक खूबसूरत हूँ, इसलिए ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। खूबसूरती से क्या होता है? किसी भी जीव की वास्तविक पहचान तो उसके अच्छे आचरण से होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छे व्यवहार और सदाचरण वाली अप्सरा ही इस लोक की मुख्य अप्सरा बनने के लिए सर्वाधिक योग्य होगी। उर्वशी की बात से रंभा बेहद अपमानित महसूस करती है और क्रोधित हो जाती है। ऐसा कहकर तुम मेरे रूप का अपमान कर रही हो उर्वशी। मेरे साथ साथ तुमने इस लोक की सभी अप्सराओं की खूबसूरती और रूप का मजाक बनाया है। अगर वास्तव में रूप से कुछ नहीं होता तो ठीक है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा ये सुंदर रंग रूप नष्ट हो जाए और तुम एक साधारण कुरूप चिड़िया के रूप में धरती लोक में पहुँच जाओ। वहाँ जाकर यदि तुम अपने अच्छे व्यवहार से किसी भी चिड़ा से शादी करके उसके साथ रहने में सफल हो गई तो मैं मान लूंगी कि मेरी हार हो गई और तुम्हारी सारी आदर्श बातें सत्य हैं। इतना कहते ही अप्सरा उर्वशी एक कुरूप चिड़िया में बदल जाती है और स्वर्ग लोक से सीधा धरती पर आ जाती है। ये तुमने कैसा श्राप दे दिया रंभा? अब मैं अकेले इस धरती लोक पर क्या करूंगी? न तो यहाँ मेरा कोई मित्र साथी है और ना ही मेरे पास कोई पता ठिकाना है। ये धरती लोक तो वैसे भी स्वार्थ के भाव पर टिका है। यहाँ कौन मेरी बातों के मोल को समझेगा? रंभा के श्राप को सोचकर उर्वशी मन ही मन दुखी हो रही होती है। तभी वहाँ पिंकी, मोरनी और मंजू मैना आ जाते हैं। हायो रब्बा, ये कैसी चिड़िया है? इसका रंग तो इतना काला है कि इसे देखकर तो कोयला भी शर्मा जाए। सही कह रही हो पिंकी बहन, कहाँ से ये बदसूरत चिड़िया हमारे जंगल में आ गई? आज से पहले तो इसे कभी नहीं देखा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं बहन? किसी के रंग रूप के ऊपर हमें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्या रंग रूप ही सब कुछ होता है? व्यक्ति के गुण कुछ नहीं होते? तुम्हारी तो शक्ल को देखकर ही डर लग रहा है। तुम्हारे गुणों के बारे में कौन बात करेगा? इतना कहकर पिंकी और मंजू हंसने लगते हैं और वहाँ से चली जाती हैं। उफ, कितने कठोर है इस जंगल के पक्षी। यहाँ मैं कैसे अपना पक्ष साबित कर पाऊंगी? क्या वास्तव में मुझे कोई ऐसा पक्षी मिलेगा जो मेरे रंग रूप को नहीं, मेरे सुंदर व्यवहार को समझेगा? उर्वशी अपनी सोच में डूबी होती है। तभी कुछ छोटे पक्षी बच्चे खेलते हुए उसकी ओर आ जाते हैं। अरे देखो देखो पक्षियों, ये कौन है? छी, कितनी बदसूरत चिड़िया है ये। तभी अचानक एक बच्चा पत्थर उठाकर उर्वशी को मार देता है। पहले बच्चे की देखा देखी बाकी के बच्चे भी उसे पत्थर मारने लगते हैं। इन बच्चों ने तो पत्थर मार मार कर मुझे घायल कर दिया है। मैं कैसे इस पृथ्वी लोक पर इस रूप के साथ अपना जीवन यापन कर पाऊंगी? बेचारी उर्वशी अपने भाग्य को कोसती दूर जंगल में सुनसान स्थान की ओर उड़ी जा रही थी। अंत में वो एक ऊंचे आम के पेड़ पर बैठकर आंसू बहा रही होती है। तभी, अरे ओ मूर्ख चिड़िया, तुम्हें अपने जीवन से प्रेम नहीं है क्या? इस सुनसान क्षेत्र में अकेले बैठकर तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये चील और बाजों का इलाका है? अगर उनकी नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। मेरे इस कुरूप चेहरे को देखकर चील और बाज भी मेरा सिर्फ मजाक ही बनाएंगे। वो भी मुझे भोजन करने लायक नहीं समझेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या यहाँ पर तुम सच में मरने के लिए ही आई हो? इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। जब से मैं इस जंगल में आई हूँ, यहाँ के पक्षियों ने मेरा सिर्फ मजाक ही बनाया है। यहाँ तक कि मेरे काले रंग को देखकर कुछ बच्चों ने तो मुझे पत्थर मार मार कर घायल भी कर दिया। ऐसे रंग रूप के साथ मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा मर जाना ही बेहतर है।
इतना कहकर उर्वशी फूट फूट कर रोने लगती है। देखो, ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ बैठकर बातें करने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। पहले तुम यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह की ओर चलो, फिर हम लोग आराम से बातें करेंगे। सोनू चिढ़ा के प्यार से समझाने पर उर्वशी उसके साथ उड़कर सुरक्षित स्थान की ओर चली जाती है। अब तुम सच सच बताओ कि आखिर मरना क्यों चाहती हो? ना तो मेरे पास खाने के लिए भोजन है, ना ही रहने के लिए कोई स्थान है। इस जंगल के पक्षी तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। ऐसे में मैं जीकर आखिर करूंगी भी क्या? इसलिए मैं मर जाना चाहती थी। देखो, जब तक तुम्हारे पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, तुम मेरे छोटे से घर में रह सकती हो और मेरे साथ बगीचे में काम करके मेरी मदद भी कर सकती हो। उसके बदले में मैं तुम्हें भोजन करा दूंगा, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। क्या तुम्हें मेरे काले रंग और बदसूरत चेहरे से घिन्न नहीं आती? क्या तुम अन्य पक्षियों की तरह मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे? अरे बिल्कुल भी नहीं। रंग और रूप तो ईश्वर की दी हुई चीज है, इसमें किसी का कोई बस तो है नहीं। फिर मैं तुम्हारा मजाक क्यों बनाऊंगा? इंसान को अपने कर्म और व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए, वही हमारी वास्तविक पहचान होते हैं। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बगीचे में काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेहनत करने से कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद सोनू उर्वशी को अपने घर ले आता है और उर्वशी उसके छोटे से झोपड़े में रहने लगती है। अब जब मैं आपके घर में रह रही हूँ, तो घर के काम और जिम्मेदारियाँ भी हमें आधी आधी बांट लेनी चाहिए। अब से मैं भोजन पका दिया करूँगी और घर की साफ सफाई भी कर दिया करूँगी। अगर तुम वास्तव में मेरी इतनी मदद करोगी, तो मुझे तुम्हें घर में रखने में बहुत खुशी होगी। कुछ दिन बाद सोनू चिड़ा बीमार हो जाता है। सोनू के बीमार होने पर उर्वशी उसकी बहुत देखभाल करती है, जिसके कारण सोनू जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। उर्वशी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी सेवा के कारण ही आज मैं इतनी जल्दी स्वस्थ हो पाया हूँ। जब से तुम मेरे घर में आई हो, मेरा घर स्वर्ग से भी सुंदर बन गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सोनू की बात सुनकर उर्वशी खुशी खुशी अपनी सहमति दे देती है। उसके बाद उर्वशी और सोनू की शादी हो जाती है। शादी के बाद तुम जीत गई उर्वशी। तुमने अपने अच्छे व्यवहार से सोनू का दिल जीत लिया। अब तुम स्वर्ग लोक में वापस आ सकती हो। मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ। देखो रंभा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन अब मैं अपना बाकी का जीवन सोनू के साथ ही बिताना चाहती हूँ। इस तरह शर्त जीतने के बाद भी उर्वशी स्वर्ग लोक वापस नहीं जाती है और सोनू और उर्वशी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।